साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यूनिट 2 का टॉपिक है इतिहास। यानी कि इतिहास के ऐसे प्रश्न जो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, जो आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं। आपको पता है इतिहास के प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके बारे में कोई मतलब आपने कभी देखा भी नहीं होता है, कभी सुना भी नहीं होता। ऐसे प्रश्न आपके इतिहास को देखने को मिल जाते हैं आपके एग्जाम में। तो कुछ ऐसे ही प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जिससे कि आप कम से कम 3 से 4 नंबर बाकी लोगों की अपेक्षा आगे रहेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। इससे पहले हम 17 प्रैक्टिस सेट इतिहास यानी मध्य प्रदेश और भारतीय इतिहास के बारे में अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कीजिएगा, आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ में यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक जितनी भी यूनिट है, हर एक यूनिट के प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे तो हर एक यूनिट का प्रैक्टिस सेट अलग-अलग बना दिया गया है, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं एमपीपीएससी प्री 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी भी दी जाएगी, जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी अगर बनता है तो आप उसका भी जवाब काफ़ी आसानी से दे सकें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में मजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस घटना से जुड़े हुए हैं? बताइए, इन लोगों के बारे में कभी आपने पहले सुना था? नहीं सुना होगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपको एमपीपीएससी में देखने को मिलने वाले हैं। तो 1857 का विद्रोह, 1899 1900 का बिरसा मुंडा विद्रोह, 1921 का मोपिला विद्रोह, 1763 से 1800 का सन्यासी विद्रोह। बताइए किस विद्रोह से जुड़े हुए हैं मजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि 1763 और 1800 के मध्य जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, उससे जुड़े हुए हैं भवानी पाठक, मजनू शाह और देवी चौधरानी। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, इस जो आपका सन्यासी विद्रोह था, इसका आयोजन और नेतृत्व किसने किया था? तो मजनू शाह ने इसको शुरू किया था। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो आपका सन्यासी विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो मजनू शाह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 1763 के बाद से सन्यासी विद्रोह बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन तीनों क्षेत्रों को यहाँ पर कवर कर लिया था सन्यासी विद्रोह ने। काफ़ी तेज़ी से फैला था यह सन्यासी विद्रोह। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सन्यासी विद्रोह के बारे में जो है आपको कई लेखकों के द्वारा भी यहाँ पर मतलब देखने को मिल जाता है। कई लेखकों ने भी अपने लेख में जो है सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें गुरुदेव कहते हैं, उन्होंने भी इस विद्रोह के बारे में अपने आनंद मठ नामक उपन्यास में लिखा है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत की दीवानी यानी राजस्व एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी थी? यानी शाह आलम ने जो अभी तक शाह आलम राजस्व एकत्रित करते थे, उन्होंने वो जिम्मेदारी अब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। वो वर्ष आपसे पूछा कि किस वर्ष में यह जो है शाह आलम के द्वारा प्रदान किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? 1846 में, 1809 में, 1765 में या फिर 1723 में? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि 1765 में शाह आलम, जो कि मुगल बादशाह थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत की दीवानी सौंप दी थी। यानी कि आप राजस्व जो है बंगाल प्रांत से एकत्रित कर सकते हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, 16वें मुगल सम्राट शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। शाह आलम द्वितीय ने कविताओं का अपना दीवान लिखा था, उन्हें आफताब के उपनाम से जाना जाता था। यह प्रश्न पूछा गया कि शाह आलम द्वितीय को किस उपनाम से जाना जाता था या फिर किस उपनाम से वो अपनी कविताएं लिखते थे? तो याद रखिएगा, आफताब के उपनाम से वे अपनी कविताएं जो है लिखा करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी बक्सर की लड़ाई 1764 का परिणाम थी। 1764 में जो बक्सर में युद्ध हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी उस युद्ध को, और शाह आलम द्वितीय को जो है ये राजस्व एकत्रित करने की जिम्मेदारी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा था। ठीक है? चलिए पूछा जाता है कि बक्सर की लड़ाई 1765 में शाह आलम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, तो किस संधि के द्वारा यह समाप्त हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो है ये लड़ाई समाप्त हुई थी, याद रखिएगा। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस सेट आपके लिए आते रहेंगे। अभी एमपीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, तो एमपीपीएससी के प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं। इसके बाद आपका एमपी पटवारी आएगा, उसके प्रैक्टिस सेट आएंगे, एमपी एसआई आएगा, उसके प्रैक्टिस सेट आएंगे। हर एक पेपर का प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था? यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो इनमें से क्या उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नहीं था? भारतीयों को एक राष्ट्र में बांधना, एक आम अखिल भारतीय राजनीतिक नेतृत्व तैयार करना, आम राजनीतिक गतिविधियों के लिए आम राजनीतिक मंच तैयार करना, या फिर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना? कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो प्रारंभ में कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था? आइए आंसर देखें। सही आंसर है डी, यानी कि ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना। जब शुरुआत में
कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा गया था कि हम कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं और हमें जो ब्रिटिश शासन है, इससे हमें मुक्त होना है, इससे हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। ये उद्देश्य बाद में जब गरम दल आकर आकर के शामिल हो गए, जब 2 भागों में टूट गई कांग्रेस, गरम दल और नरम दल, तब ये उद्देश्य हो गया कि नहीं, अब तो भारत को जो है स्वतंत्रता दिलानी है, सीधी-सी बात है। अब हम कुछ नहीं सुनेंगे, सीधे स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन शुरुआत में यह उद्देश्य इनका नहीं था। तो देखिए, कांग्रेस के बारे में बताते हैं, तो कांग्रेस का पहला जो सत्र है, वो पुणे में आयोजित किया गया था, ठीक है? लेकिन पुणे में बड़े पैमाने पर प्लेग के प्रकोप के कारण से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। शुरुआत में जो है पुणे में आयोजित होना था, लेकिन बाद में मुंबई भेज दिया गया था। कहाँ पर हुआ था, प्रश्न पूछा जाता है, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में जो है इसका आयोजन किया गया था, ठीक है? बाकी ये सारी जानकारी आप वीडियो को पॉज़ करके पढ़ लीजिएगा, कौन-कौन से उद्देश्य थे ये भी बताया गया, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ज़्यादा समय आपका हम नहीं लेंगे, आप वीडियो पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब कब्जा किया गया था? बताइए, दिल्ली पर कब्जा कब किया गया था 1857 के विद्रोह के दौरान? 22 सितंबर 1857 को, 21 सितंबर 1857 को, 23 सितंबर 1857 को या फिर 20 सितंबर 1857 को? चलिए आंसर देखते हैं। आपको पता है 1857 की क्रांति से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे प्रश्न ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर विद्रोहियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या फिर स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है, 1857 से 59 तक चला, ठीक है? वैसे ये असफल रहा था। असफलता के बहुत सारे कारण हैं, बीडी सावरकर ने भी अलग-अलग कारण बताया है, चर्बी वाले कारतूस भी इसके प्रमुख कारण थे। तो मतलब ये कुल मिलाकर के ये विद्रोह जो था वो असफल रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों के द्वारा मेरठ में शुरू हुआ यह विद्रोह, या दिल्ली, आगरा और कानपुर, लखनऊ में फैल गया था, ठीक है? 21 सितंबर 1857 को दिल्ली में विद्रोहियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया और यहाँ पर जो बहादुर शाह जफर थे, उनको जो है नेतृत्व प्रदान कर दिया गया कि आप जो है दिल्ली का नेतृत्व कीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको कूट मिलाने के लिए दिए गए हैं। आपके एग्जाम में कूट मिलाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, तो कूट से संबंधित ये प्रश्न है। देखिए, क्या मेरठ मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस कब-कब जो है अधिवेशन किए गए थे कांग्रेस के, वह आपसे पूछा जा रहा है। 4 स्थानों के नाम हैं, 4 डेट आपको दी हैं, 1916, 1905, 1946, 1925। बताइए कौन-सा कूट सही रहेगा? तो आप बस एक कूट, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो इतना याद रखिए, जो आपका 1916 का अधिवेशन हुआ था, वो आपका कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ये आपको याद है, ठीक है? तो बस देख लीजिए कि कहाँ पर लखनऊ मैच कर रहा है। तो लखनऊ 1916, सी ऑप्शन के सामने ए जहाँ पर आ रहा होगा, वो आपका सही आंसर होगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर जो है 3 है आपका, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि मेरठ जो आपका ए के सामने 3 हो जाएगा, मेरठ आपका 1946, बी के सामने 4 कानपुर आपका 1925, सी के सामने 1 लखनऊ 1916 और बनारस यानी कि डी के सामने 2 1905 में बनारस का अधिवेशन हुआ था। देखिए, तो ये आपको पूरी जानकारी दी। 1905 में बनारस, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। 1916 लखनऊ, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। 1925 कानपुर, अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यह प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है? सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 1946 मेरठ, जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। आजादी से पहले का आखिरी अधिवेशन था ये 1946 वाला। इस पर स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोग नहीं याद रख पाते हैं कि आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा था लास्ट वाला। तो 1946 का जो मेरठ अधिवेशन था, अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, वो आजादी से पहले आखिरी अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लॉर्ड डफरिंग की वायसराय की एक, मतलब लॉर्ड डफरिंग जब वायसराय थे, उनके कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या फिर जनगणना की शुरुआत? बताइए, लॉर्ड डफरिंग के कार्यकाल में कौन सी प्रमुख घटना थी? आइए आंसर देखें। सही आंसर है सी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो लॉर्ड डफरिंग के कार्यकाल 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कुछ जानकारी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिंग के वायसराय के काल में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। पहला अधिवेशन याद रखना है तो गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में हुआ था, मैंने आपको बता दिया है। पहले अध्यक्ष जरूर याद रखिएगा, तो डब्ल्यू सी बैनर्जी जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सी युवा महिला नेता अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? जैसा कि आपको पता है, ऑपरेशन जीरो आवर चालू करके जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था, तो बड़े बड़े नेताओं को कैद कर दिया गया था, ठीक है, विभिन्न जेलों में। तो किसने यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया था? सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कल्पना दत्ता जोशी या फिर सुचेता कृपलानी? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि अरुणा आसफ अली जो है, उनके द्वारा जो है युवा महिला नेता अवज्ञा और प्रतिरोधक का प्रतीक, यानी थोड़ा बहुत जो है इन्होंने जो है इस का प्रतिनिधित्व किया था भारत छोड़ो आंदोलन का।
देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराने के कारण अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ग्रैंड ओल्ड एडी के नाम से लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा अरुणा आसफ अली को यह उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी जवाहरलाल नेहरू ने उसकी उनकी सेवा के लिए हिल गांधी और सरोजिनी नायडू द्वारा उनकी सुरीली आवाज के लिए बुलबुले हिंद की उपाधि दी गई थी? किसे ये दोनों उपाधियां दी गई थी? ये भी कठिन स्तर का प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। गुलाब सिंह, बाबा काशीराम, कालीराम या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि बाबा काशीराम को हिल गांधी और सरोजिनी नायडू के द्वारा बुलबुले हिंद की उपाधि दी गई थी बाबा काशीराम को। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इनके बारे में। तो बाबा काशीराम भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए थे, स्वतंत्रता के लिए भारतीय कवि और कार्यकर्ता थे। ठीक है, बाकी आप वीडियो को पॉज करके इनके बारे में और जानकारी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां किस वर्ष ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दी गई थीं? यानी कि कब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकारों को लेकर के, सत्ता जो है लेकर के ब्रिटिश शासन को सौंप दिया गया था? 1862 में, 1859 में, 1857 में, 1858 में। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि 1858 में जो है ये सारी शक्तियां ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दी गई थी। क्यों, तो बताते हैं। संसद ने 2 अगस्त 1858 को भारत सरकार अधिनियम पारित किया। कैनिंग द्वारा ब्रिटिश हथियारों की जीत की घोषणा के 1 महीने से भी कम समय में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत और ब्रिटिश सत्ता को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसकी अक्षमता को मुख्य रूप से विद्रोह के लिए ताज, मतलब कुल मिलाकर के ये बोला जा रहा है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की नाकामी का विद्रोह था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की नाकामी की वजह से वो विद्रोह हुआ था और इंग्लैंड सरकार को ये समझ में आ गया था, ब्रिटिश सरकार को ये समझ में आ गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से कार्य नहीं कर रही, इसी वजह से ये विद्रोह हुआ है। तो 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद, यानी कि 2 अगस्त 1858 को जो यहाँ की सत्ता थी वो ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कब सौंपा गया? 1858 में ब्रिटिश ताज को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता लेकर के सौंप दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व में वृद्धि के खिलाफ किस आंदोलन का नेतृत्व किस स्थान पर किया था? किसान आंदोलन का नेतृत्व किस स्थान पर किया था? खेड़ा, अहमदाबाद, बारदोली, लाहौर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि बारदोली में जो है एक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो देखिए, बारदोली सत्याग्रह की बात करते हैं, 1928 में हुआ था। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के एक तालुका बारदोली में भू राजस्व वृद्धि के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और आपको यह भी पता होगा कि बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। यह प्रश्न कई बार पूछा गया कि मतलब किसके द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा। बारदोली सत्याग्रह 1928, डेट जरूर याद रखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? C.W. लीडबेटर, जिद्दू कृष्णमूर्ति, श्रीमती एनी बेसेंट या फिर मैडम ब्लावस्की और कर्नल ऑलकॉट। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि मैडम ब्लावस्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो थियोसॉफिकल आंदोलन के बारे में आपको बता देते हैं। तो पश्चिमी देशों का एक समूह मैडम HP ब्लावस्की 1831-1891 और कर्नल HS ऑलकॉट जो भारतीय विचार और संस्कृति से प्रेरित थे, तो इन्होंने 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। 1882 में उन्होंने अपना मुख्यालय भारत में स्थापित किया था। तो याद रखिएगा, भारत में कब आई थियोसॉफिकल सोसाइटी? 1882 में आई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है? ये कथन जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, एक ना एक कथन का प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा और कठिन स्तर का प्रश्न देखने को मिलता है कथन वाला। किसका कथन है? यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी रहना होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर देखें। सही आंसर है सी, यानी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा यह कथन कहा गया था। उनका कहना था कि कोई भी सरकारी निदेशक तत्वों की अगर उपेक्षा करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर नीति निदेशक तत्वों की अवहेलना कर रहा है, मान नहीं रहा है, तो उसको जवाब देना पड़ेगा जनता को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू किस जेल में कैद थे? अहमदनगर किला में, आगरा जेल में, वाराणसी जेल में या फिर गोरखपुर जेल में? किस जेल में जवाहरलाल नेहरू को कैद किया गया था ऑपरेशन जीरो आवर के दौरान? सही आंसर है ए, यानी कि अहमदनगर के किले में रखा गया था। देखिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन शून्यकाल चालू किया गया था। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया, जबकि अन्य सदस्यों को अहमदनगर किले में रखा गया। तो जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर किले में रखा गया था, गांधी जी को जो है आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं।
देखिए, लगातार प्रैक्टिस सेट हर एक यूनिट से हम लेकर के आएँगे। कल भी हमने जो अपलोड किया है प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है, जो कि आपका यूनिट 7 यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक की वीडियो कल हमने अपलोड की है। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न ही आपके साइंस एंड टेक में आते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं लगभग 20 प्रश्न हमने कल अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा। मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित हैं? 32वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 33वीं नेटिव इन्फेंट्री या फिर 31वीं नेटिव इन्फेंट्री? आंसर देखें, सही आंसर है बी यानी कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है मंगल पांडे। तो देखिए, ये पूरी जानकारी आपको मंगल पांडे के बारे में दी है। आप जानते भी होंगे मंगल पांडे को, और इन्होंने जो है भारत का पहला जो जिसे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन कहते हैं, वो चालू किया गया था 1857 की क्रांति। तो आप वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये जो है सिपाही थे मंगल पांडे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रियासत पर अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया था? सिंध, ग्वालियर, झांसी, सतारा। किस पर अंग्रेजों के द्वारा कब्जा नहीं किया गया था? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि ग्वालियर रियासत पर कब्जा नहीं किया था, क्योंकि ग्वालियर रियासत पहले ही यहाँ पर अंग्रेजों के दोस्त एक तरह से बन चुकी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो व्यवगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके तहत उन्होंने सतारा को 1848 में, जैतपुर संबलपुर को 1849 में, बागत 1850, सिंध 1843, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। इन डेट में जो है इन लोगों को जो है इन्होंने अपने में मिला लिया था। ये आपको डेट सहित याद रखना है, डेट सहित पूछा जाता है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के कारण व्यवगत का सिद्धांत को वापस ले लिया गया था। बाद में जब विद्रोह हुआ तो व्यवगत का सिद्धांत जो है उसको वापस ले लिया गया था। तो ग्वालियर जो मतलब घराना था या फिर ग्वालियर जो रियासत थी, इसको इन्होंने नहीं कब्जे में लिया था। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग नरसंहार किसे कहते हैं? बताइए, किसे मध्य प्रदेश में किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग नरसंहार कहते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस सेट हर एक यूनिट के आपके सामने आने वाले हैं और आगामी परीक्षाओं के भी प्रैक्टिस सेट आपके सामने लगातार आते रहेंगे। ठीक है, बाकी इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो 2 दिन बाद ये पीडीएफ आपको आपके अपने चैनल अपने टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन और ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी। तो बाकी जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और अपना प्यार इसी तरह से सक्सेस जंक्शन चैनल के साथ में